नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर 2025 जो कि हम 2026 की प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी से संबंधित। और ये जो आर्टिकल हम जो है ये न्यूज़ जो हम कवर कर रहे हैं PMFIS का जो है 2025 का जो है मैग्नस के नाम पर जो है करंट अफेयर रिलीज हुआ है, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो है टॉपिक है करंट टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। पहला पॉइंट है इसमें इंडियन पोर्ट एक्ट 2025। तो क्या है कि जो एग्जिस्टिंग पोर्ट एक्ट था, इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 था, उसको रिप्लेस करके जो है नया इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 जो है वो लागू हो गया है। आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन हर एसेंट, मतलब जो है पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रेसिडेंट जो है ना, भारतीय राष्ट्रपति ने इसे जो है अपनी सहमति दे दी है। तो अब नया एक्ट पोर्ट एक्ट 2025 के नाम से जो है अब इंडिया में लागू हो गया है। ये जो एक्ट है ये अप्लाई नहीं होता है। कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है? स्पेसिफाइड पोर्ट, अगर कोई स्पेसिफाइड पोर्ट की मतलब जो है डिक्लेयर किया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नेविगेबल रिवर्स मतलब जो है जो इनलैंड वाटरवेज वगैरह है उस पर ये जो है ये पोर्ट एक्ट लागू नहीं होता है। एयरक्राफ्ट एक्सक्लूसिवली सर्विसिंग मिलिट्री ऑपरेशन से संबंधित, नॉन कमर्शियल गवर्नमेंट, इंडियन नेवी, कोस्टल गार्ड, फॉरेन वेसल ऑफ वार ETC, मतलब जो इन कंडीशन में जो है ये इंडिया पोर्ट एक्ट 2025 जो है लागू नहीं होता है। की फीचर्स क्या है इसके? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। तो क्या है, तो ये जो है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना करता है। क्या करता है? एक क्रिएट करता है एक बोर्ड, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसको चेयर करेंगे कौन? यूनियन पोर्ट मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे। और इट वुड एडवाइज ऑन द नेशनल पोर्ट पॉलिसी, डेटा एंड टैरिफ ट्रांसपेरेंसी। मतलब जो है ये एडवाइस करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि राष्ट्रीय पोर्ट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, डेटा और टैरिफ के ट्रांसपेरेंसी से संबंधित जो है सिफारिशें ये एडवाइस करेगा। इसे स्टेचुटरी रिकॉग्निशन है अंडर द स्टेट मैरीटाइम बोर्ड मैनेजिंग नॉन मेजर पोर्ट। द ग्रांट स्टेचुटरी रिकॉग्निशन मतलब जो है स्टेट मैरीटाइम बोर्ड एक है संस्था है, उसको जो है ये नॉन मेजर पोर्ट को जो है मैनेज करता है, उसको स्टेचुटरी बॉडी जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। मैंडेट्स स्टेट लेवल डिस्प्यूट रिसोल्यूशन कमिटीज़ फॉर नॉन मेजर पोर्ट डिस्प्यूट। तो जो नॉन मेजर पोर्ट है, जनरली जो नॉन मेजर पोर्ट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और जो मेजर पोर्ट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। अभी जो है मेजर पोर्ट 13 है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली जो है मेजर पोर्ट के यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो जो स्टेट लेवल डिस्प्यूट रिसोल्यूशन कमेटी जो है वो नॉन मेजर पोर्ट के लिए गठित की गई है। ज्यूरिसडिक्शन बार मतलब कहाँ पे जो है इनकी ज्यूरिसडिक्शन जो है लिमिटेड है। तो सिविल कोर्ट एक्सक्लूडेड है, अपील्स गो टू द डायरेक्टली टू द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। मतलब इसके अगेंस्ट में जो है सिविलियन कोर्ट जो है वो जो है अपने सिविलियन कोर्ट्स के पास जाके अपील नहीं किया जा सकता। अपील डायरेक्ट कहाँ जाता है? मिनिमम जो है आपके पास तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल कंट्रोल की बात की जाए तो स्टेट्स अपॉइंट्स कंजर्वेटर टू सुपरवाइज एंड रेगुलेट ऑल पोर्ट्स ऑपरेशन। तो स्टेट जो है वो मतलब जो है अपॉइंट करेगा कंजर्वेटर, एक पोस्ट होगा, टू सुपरवाइज एंड रेगुलेट ऑल द पोर्ट्स ऑपरेशन। टैरिफ एट मेजर पोर्ट्स आर फिक्स्ड बाय द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी बोर्ड, एट नॉन मेजर एयरपोर्ट बाय द बोर्ड्स और कंसेंसरीज। मतलब जो मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ पे जो है टैरिफ को कौन मतलब जो है कौन फिक्स करेगा? तो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी कोई ना कोई टैरिफ अथॉरिटी बोर्ड होगी मेजर पोर्ट्स के लिए, वो जो है वहाँ का टैरिफ जो है उस रूट का चाहे उस पोर्ट के लिए जो है टैरिफ डिसाइड करेगी। और जो नॉन मेजर पोर्ट होंगे वहाँ का जो टैरिफ डिसाइड कौन करेगा? बाय द बोर्ड्स और कंसेशनरीज। इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पोर्ट अंडरगोइंग अ चेंज इन सब्सटेंशियल ओनरशिप और इफेक्टिव कंट्रोल टू ऑब्टेन प्रियर क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कोई अगर एग्जिस्टिंग सी पोर्ट है, कोई एग्जिस्टिंग जो पोर्ट है वो अगर उसकी ओनरशिप चेंज हो रही है, मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, चाहे इस टाइप की कुछ भी गतिविधि है, तो इसका जो सब्सटेंशियल ओनरशिप अगर चेंज होता है तो इसको जो है प्रियर मतलब पहले क्लियरेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? सोल अथॉरिटी है कि पोर्ट के एक्विजिशन, ट्रांसफ़र, मर्जर और ओनरशिप चेंजेस के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल और सेफगार्ड एंड सेफ्टी। तो इन्वायरमेंट, सेफगार्ड और सेफ्टी से दो मेन जो है कानून जो है पूरे वर्ल्ड में लागू होते हैं, एक मार्पोल और एक बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन। मार्पोल क्या है कि जैसे मान लीजिए ऑयल, सीवेज, वेस्ट ये सब चीज़ें जो है अगर स्प्लिट वगैरह होता है तो उससे संबंधित जो है कानून है। और बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट क्या है कि मान लीजिए अगर मतलब कोई शिप अगर पोर्ट से जो है
डिस्पैच होता है, तो डिस्पैच करने के लिए जो बैलास्ट वाटर का यूज़ किया जाता है, चाहे जब डॉक के समय जो डॉकिंग के समय भी जो बैलास्ट वाटर का यूज़ करता है, तो उसके मैनेजमेंट से संबंधित समझ लीजिए कि मान लीजिए इंडियन ओशियन है, अब यहाँ का जो वाटर है बैलास्ट वाटर, अब वो अटलांटिक ओशियन में जाएगा, तो यहाँ के जो जीव जंतु वगैरह जो है, जो सी एनिमल्स वगैरह हैं, वो उस बैलास्ट वाटर में अटैच होकर के अटलांटिक में चले जाते हैं। तो इससे जो है जो लोकल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो जो अफेक्ट होता है, ठीक है। तो इससे संबंधित रेगुलेशन भी जो है टू विच इंडिया इज ए पार्टी, मतलब ये इन्फोर्स करता है। ये वाला जो नया एक्ट है 2025 वाला जो है इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025, ये मार्पोल और बैलास्ट वाटर को भी कंप्लायंस करता है। रिक्वायर्ड पोर्ट्स टू मेंटेन पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट रिसेप्शन प्लांट, तो मतलब ये जो है इसको कंप्लायंस करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वेस्ट रिसीप्ट प्लांट जो है वो अडॉप्ट करना है। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट क्या है, तो पोर्ट नोटिफिकेशन, सेंटर में नोटिफाई न्यू पोर्ट्स और अल्टर लिमिट्स आफ्टर स्टेट कंसल्टेशन, मतलब जो है नया पोर्ट को एस्टेब्लिश करना, चाहे दूसरे एग्जिस्टिंग पोर्ट के जो है साइज को छोटा करना, बड़ा करना, 2 पार्ट में करना, जो है ये जो है सेंटर में नोटिफाई करता है पोर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से। मेगा पोर्ट क्या है, सेंटर कैन स्पेसिफाई क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द पोर्ट एज ए मेगा पोर्ट। अब देखिए एक तो माइनर पोर्ट हुआ, चाहे नॉन मेजर पोर्ट बोलते हैं, फिर मेजर पोर्ट बोलते हैं, और उससे आगे मेगा पोर्ट। तो ये जो मेगा पोर्ट का क्लासिफिकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी जो मेगा पोर्ट का जो क्राइटेरिया होना चाहिए किसी पोर्ट को मेगा पोर्ट डिक्लेयर करने के लिए, तो इसकी से संबंधित जो क्राइटेरिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा। अब पोर्ट सेक्टर का जो परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि पोर्ट कैपेसिटी एक्सपांडेड बाय 87% ओवर द लास्ट डिकेड, मतलब पिछले 10 सालों में हमारे पोर्ट की जो कैपेसिटी है वो 87% तक जो है इन्हेंस हुई है, बढ़ी है। कार्गो हैंडलिंग टचेस 855 मिलियन टन्स द हाईएस्ट एवर, मतलब जो है कार्गो जो कैरिंग है, जो वेसल्स वगैरह होते हैं जिसमें जो गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको कार्गो बोलते हैं, तो उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है टच किया है कितना, 855 मिलियन टन, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। कोस्टल शिपिंग ग्रीव बाई 180%, सिग्नलिंग इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, मतलब कोस्टल शिपिंग जो है उसका जो ग्रोथ है 180% हुआ है। तो ये सिग्नल करता है क्या कि हमारी जो है कोस्टल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ी है, साथ साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी वो है वो इम्प्रूव हुई है। अब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या होता है कि देखिए मल्टी मॉडल मतलब जो है रेल, रोड और पोर्ट, ये तीनों का कनेक्टिविटी। मान लीजिए सिंपल सा चीज़ है कि हम अगर लखनऊ में रह रहे हैं और हमको जो है गुजरात पोर्ट से जो है कोई चीज़ को जो है फॉरेन में भेजना है, तो गुजरात पोर्ट पे पहुंचने के लिए बाई रोड, बाई रेल और फिर बाई जो है सी, ये जो तीनों रूट का जो है समावेशी जो है डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं, इसको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बोलते हैं। तो इसका भी जो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मतलब रेल और रोड का जो है कनेक्टिविटी इम्प्रूव होने की वजह से ही जो है इतना कोस्टल शिपिंग में ग्रोथ दिख रहा है। टर्न अराउंड टाइम एट अ मेजर पोर्ट रिड्यूस्ड फ्रॉम द 93 आवर्स टू 48 आवर्स, रिफ्लेक्टिंग इनहेंस ऑपरेशन प्रोसेस, मतलब टर्न अराउंड टाइम मतलब जो है कोई शिप आया और उस शिप को अनलोडिंग होकर के फिर लोडिंग होने में जो है वो जो टाइम है मेजर पोर्ट्स पे जो है वो रिड्यूस होकर के कितना दिन हो गया है, कितने आवर्स हो गए, 93 आवर्स पहले लगता था, उसको घटा करके 48 आवर्स हो गया है। ये क्या है, इंडिकेट करता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्क कल्चर इम्प्रूव जो हुआ है ये इंडिकेट करता है। इंडियाज इंटरनेशनल शिपमेंट रैंकिंग इम्प्रूव फ्रॉम 44 टू 23 इन 2023, मतलब 2023 में हमारी रैंकिंग जो है जो पहले 44 हुआ करती थी इंटरनेशनल शिपिंग में, वो इम्प्रूव होकर के 23 हो गई है। तो ये हुआ हमारा शिपिंग इंडस्ट्री से संबंधित जो है कुछ जो है फैक्ट्स। और नया कानून आया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन वगैरह जो दिए हैं। जैसे कि एक्सक्लूडेड मतलब सिक्योरिटी से संबंधित, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित चीज़ें, या फिर गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई करते वो जो है इस एक्ट से एक्सक्लूडेड है, मतलब इसमें शामिल नहीं है। फिर यूनियन पोर्ट मिनिस्टर आप जो है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करती है क्या कंडीशन है मेगा पोर्ट के लिए, मेजर पोर्ट के लिए, माइनर पोर्ट के लिए। फिर पॉल्यूशन से संबंधित मार्पोल और वेलास्ट वाटर मैनेजमेंट होता है, उसको जो भी है फॉलोअप करता है। तो ये सब चीज़ें इस डिस्कशन में हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल। कंटेक्स्ट क्या है न्यूज़ का, देखिए इंडिगो में आप जान रहे हैं कि मतलब जो है पिछले 1-2 महीने से जो है इंडिगो की फ़्लाइटें बहुत कैंसिल हुई, खास करके जो है जब पीक आवर था विंटर का दिसंबर महीने में, तो बहुत सारी फ़्लाइटें जो है कैंसिल की गई। तो कैंसिल होने का वजह क्या था कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था कि जो पायलट होंगे, जैसे रेलवे भी होते हैं तो वैसे अगर मतलब जो है फ़्लाइट के जो पायलट होंगे तो उनका एक शेड्यूल बनाया कि इनको जो है ड्यूटी टाइम के बाद कितना रेस्ट मिलना चाहिए ताकि ये रिफ्रेश हो करके,
मतलब समझ लीजिए ड्यूटी टाइम के बाद कितना टाइम उनको मिलना चाहिए रेस्ट करने के लिए, ताकि ये रिफ्रेश होकर के फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर सकें ताकि जो है सेफ्टी वायलेशन ना हो। मतलब इनको जो है मिनिमम जो है या ये इनको जो है मैक्सिमम जो है टाइम लिमिट कर दिया गया था कि मैक्सिमम कितने टाइम तक ये जो है फ़्लाइट जो है उड़ा सकते हैं ये पायलट के लिए। तो फिक्स फ्लाइट ड्यूटी टाइम जो है उसको लिमिटेशन किया गया था। क्या है, इंडिगो है फेसिंग लार्ज स्केल फ्लाइट कैंसिलेशन एंड डिले ड्यू टू क्रू शॉर्टेज फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। मतलब जो है इंडिगो के पास जो है जितने मान लीजिए पायलट थे, ठीक है, उसके हिसाब से वो ऑपरेट कर रहे थे 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा जो है एक तरीके से पायलट से जो है ड्यूटी एक्सटेंड मतलब जो है ले रहे थे। लेकिन जो है एक बाइक जो है ये एक बाइक नहीं, मतलब ये रूल लागू हो जाने के बाद फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन लागू होने के बाद क्या हुआ कि अब उनको जो है घटा करके उसको ड्यूटी जो है 8 आवर्स करनी पड़ गई। तो इससे जो है और 8 आवर्स के बाद रेस्ट देना पड़ गया। तो इससे जो है जो पायलट की कमी हो गई, क्योंकि जो है एक ही पायलट से 3 शिफ्ट लेते थे, अब 3 जगह के मतलब 3 काम, एक पायलट से 3 लोगों का काम हो रहा था। अब वहाँ पर क्या है कि आपको एक पायलट से एक ही पायलट का काम कराना है, एक ही आदमी काम कराना है। तो इससे पायलटों की शॉर्टेज की वजह से जो है मास लेवल पे जो है फ्लाइट का कैंसिलेशन हुआ। द फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन आर मैंडेटरी सेफ्टी रूल्स, ये सेफ्टी रूल्स के अंदर भी था। दैट इंश्योर पायलट्स एंड केबिन क्रू आर एडिक्वेटली रेस्टेड बिफोर फ्लाइंग। मतलब ये इसलिए ज़रूरी था कि जो केबिन क्रू मेंबर्स हैं और पायलट है वो क्या है सफिशिएंट जो है रेस्ट ले ले, ताकि जो है बिफोर जो है मतलब फ़्लाइट ऑन होने से पहले जो है सफिशिएंट रेस्ट होना चाहिए, ताकि जो है वो फ्रेश और तरोताज़ा होकर के फ़्लाइट का ऑपरेशन करें। तो मतलब द रूल्स प्रिवेंट पायलट्स एंड केबिन क्रू फटीग, मतलब उनके थकावट को दूर करने के लिए टू मेंटेन द हाईएस्ट एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड, और हाईएस्ट एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड को लागू करने के लिए ये जो है नियम बनाया गया था। द FDTL रेगुलेशन वरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इन इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इशू FDTL रूल्स एज ए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट अंडर द भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 एंड द एयरक्राफ्ट रूल 1937। मतलब जो सिविल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन जो है ये जो है रूल्स बनाता है FDTL से संबंधित। और FDTL जो है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन वाला जो रूल है वेर इशूड इन जनवरी 2024, जनवरी 2024 में ही इस जो है नियम इसको बना दिया गया था। और फुल्ली जो है इन्फोर्स कब किया गया था, नवंबर 2025 से जो है इसको फुल्ली इन्फोर्स कर दिया गया। तो ये इस आर्टिकल से हमने समझा कि जैसे इंडिगो में जो फ्लाइट कैंसिलेशन का जो क्राइसिस हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, कौन इसको लागू करता है और किस नियम के तहत लागू करता है, और ओवरऑल जो है ये मामला क्या था, मतलब जो है किस लिए था। तो हाईएस्ट एविएशन सेफ्टी को इन्फोर्स स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए ये जो है ये नियम बनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। कंटेक्स्ट क्या है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 का, कि इसने जो है 2025 एक्ट ने जो है ना रिप्लेस किया है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 को। 1958 का जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट था उसको रिप्लेस किया है। ये जो शिपिंग एक्ट था विच हैड बिकम बल्की, बहुत बल्की था एंड इनएडिक्वेट टू एड्रेस द मॉडर्न मैरीटाइम चैलेंजेस। मतलब 1958 के हिसाब से ये जो एक्ट था वो अपने जगह पे था, लेकिन जो है चेंजिंग सिनेरियो हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो उस चीज़ से जो है उस चीज़ को ये जो चैलेंजेस थे उसको जो है मतलब जो है एक तरीके से स्कोप करने के लिए उसके आंसर के तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि था और इनएडिक्वेट था। तो स्ट्रक्चरल लीगल फ्रेमवर्क इनटू 16 पार्ट, मतलब जो है नया मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 आया हुआ है वो लीगल फ्रेमवर्क को 16 पार्ट में एंड 325 क्लॉज में जो है वो एक तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है, जो कि जो एग्जिस्टिंग जो है पहले वाला जो एक्ट था उसने जो है रिप्लेसिंग अर्लियर 561 सेक्शन थे, उसके जगह पे इसमें 16 पार्ट और 325 क्लास है। और इस एक्ट ने क्या है कि इस्टेब्लिश किया है नेशनल शिपिंग बोर्ड, जिसके मेंबर होंगे कौन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर अपॉइंटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट, शिप ओनर, सी फेरर, मतलब जो है सी फेरर, शिप ओनर, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और लोकल जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके जो है मेंबर होंगे किसके, नेशनल शिपिंग बोर्ड के। एक इंस्टीट्यूशन इसमें इस्टेब्लिश किया जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है इंस्टीट्यूशन जो होगा विल ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। तो इस एक्ट का जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जो है ये बॉडी देखेगी, कौन सी बॉडी, डायरेक्टर जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है ओवरऑल जो एक्ट जो है स्ट्रेंथन प्रोविजन रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ द शिप,
शिप की सेफ्टी से संबंधित प्रोविजन एंड सीफेयरर्स इमरजेंसी रिस्पांस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है, इन सभी प्रोविजनों को है ये एक्ट जो है स्ट्रेंथन करता है। साथ ही साथ जो है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 जो है वो डोमेस्टिक लॉ के साथ साथ इंटरनेशनल लॉ के जो है नॉर्म्स वगैरह जो है उसको अलाइन करता है। मतलब दोनों के लॉ को जो है एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ के साथ जो है इंडियन लॉ को भी एक तरीके से उसको फॉलो करने के लिए चाहे कंप्लेंस के लिए जो है ये जो है एक सूटेबल एक्ट तैयार किया गया था। तो ये हुआ मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 से संबंधित हमारा न्यूज। अगला टॉपिक है हमारा कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025। कंटेक्स्ट क्या है इसका न्यूज का कि इसने जो है इसके पहले जो एक एक्ट चलता था इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925, इस एक्ट को रिप्लेस करके कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025 जो है लागू किया गया है। अब ये वाला जो नया नियम जो आया हुआ नया एक्ट जो आया हुआ है 2025 का कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी, ये जो अडॉप्ट किया गया हेग विस्बी रूल्स। ये रूल्स जो बताता है कि जैसे कोई कार्गो है तो कार्गो का ओनर कौन है, ठीक है, एक एक्स पर्सन है और इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, वाई पर्सन के द्वारा। तो ये दोनों का रिलेशन को जो है एक तरीके से ये डिफाइन करता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है और किस तरीके का रेगुलेशन इन दोनों के बीच में होना चाहिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसा होना चाहिए। तो ये क्या है, क्लेरिफाई राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कैरियर्स। मतलब कैरियर्स मतलब जो है जो कार्गो को जो है मूवमेंट कराएंगे ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो ओनर्स, तो इनके जो है राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी को एक तरीके से तय करता है। सिंप्लीफाइज कार्गो डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो कार्गो डॉक्यूमेंट्स को जो है सिंप्लीफाई करता है और इन जो डिस्प्यूट्स वगैरह जो है उसके रिजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म ये तैयार करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एविएशन सेफ्टी से संबंधित। कंटेक्स्ट क्या है कि एयर इंडिया बोइंग 787-8 एयरक्राफ्ट जो कि क्रैश हो गया था कहाँ, अहमदाबाद से लंदन के लिए लिफ्ट होते समय ही विद इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम जो है वो क्रैश कर गया आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम द अहमदाबाद पोर्ट। मे डे कॉल सिग्नल अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी रिक्वायरिंग इमीडिएट असिस्टेंस। तो मे डे एक कॉल होता है, जैसे मान लीजिए ये पायलट के हाथ में होता है, पायलट के पास सिग्नल होता है कि मतलब इमरजेंसी कॉल के लिए जो है कि मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कोई कंडीशन आ गया अगर एविएशन में मतलब फ्लाइट में, तो ये मे कॉल होता है, मे डे कॉल। 121.5 मेगाहर्ट्ज और 243 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आर डिजिग्नेटेड एज ए इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी इन एविएशन। मतलब ये 121.5 और 243 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है स्पेशली डिजिग्नेटेड किया गया है इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी के रूप में एविएशन सेक्टर में। अब अगर जो है एयर क्रैश हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी किसके पास है, हु कैन इन्वेस्टिगेट द एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन। तो जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके एनेक्स 13 के हिसाब से ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है ये सिविल एविएशन से संबंधित। मल्टीपल स्टेट्स कैन बी इन्वॉल्व इन एविएशन एक्सीडेंट। मतलब देखिए मल्टीपल स्टेट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, मान लीजिए एक जो है मतलब एक जो है फ्लाइट को कोई मैन्युफैक्चरर होगा, ठीक है, फ्लाइट का कोई ऑपरेटर भी होगा, कोई एक कंपनी होगी जो ऑपरेट कर रही होगी, जैसे यहाँ पे इंडिगो है, ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए इंडिगो ऑपरेट कर रही है, एयर इंडिया ऑपरेट कर रही है, ठीक है। फ्लाइट कहीं जो है बोइंग वगैरह बनाया हुआ होगा, ठीक है। फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकल करके लंदन एयरपोर्ट जाएगी, तो यहाँ दो गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, एक जो है फ्लाइट का मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व हो गया, एक फ्लाइट का ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व हो गया। तो मल्टीपल जो है स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन एविएशन एक्सीडेंट बेस्ड ऑन देयर रिलेशन टू द एयरक्राफ्ट। दिस इंक्लूड एक तो स्टेट ऑफ द ऑकरेंस जहाँ पे द कंट्री वेयर द क्रैश टू प्लेस, जहाँ पे क्रैश हुआ है वो उसका जो है एक वो स्टेट हो गया। स्टेट ऑफ रजिस्ट्री, अब कंट्री वेयर द एयरक्राफ्ट इज रजिस्टर्ड, हो सकता है कि मान लीजिए इंडिया में कोई एयरक्राफ्ट जो है क्रैश हुआ हो लेकिन उस एयरक्राफ्ट की रजिस्ट्री किसी फॉरेन कंट्री में हो, तो जिस कंट्री में जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो कंट्री इन्वॉल्वमेंट हुआ। स्टेट ऑफ ऑपरेटर, द कंट्री फ्रॉम विच द एयरलाइंस ऑपरेट, हो सकता है कि लंदन में कोई अगर एयरक्राफ्ट क्रैश किया गया हो और उसको एयर इंडिया चाहे मतलब कोई भी XYZ की जो कंपनी जो है उसको ऑपरेट कर रही होगी। स्टेट ऑफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो कोई एक ना कोई डिजाइनर चाहे मैन्युफैक्चरर होगा तो वो भी संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे बोइंग जो था वो मैन्युफैक्चरर कहाँ का है, US का है। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये एक संस्था है जो एयरक्राफ्ट के मतलब क्रैश को जो है इन्वेस्टिगेट करती है। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो प्रोब्ड इनटू द अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश। इट इज इंडियाज़ प्राइमरी एजेंसी फॉर द इन्वेस्टिगेशन एविएशन एक्सीडेंट। तो इंडिया की ये सबसे प्राइमरी एजेंसी है जो कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करती है। कौन सी इंस्टीट्यूशन, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2012 में। इट इज ए अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मतलब इसको सिविल एविएशन मिनिस्टर के साथ अटैच ऑफिस है, इसी के अंदर में काम करता है ये।
2012 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बिफोर एविएशन एक्सीडेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टमेंट बोर्ड AIB सच इन्वेस्टिगेशन वेयर हैंडल बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसके पहले, इस संस्था से पहले जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट वगैरह को इन्वेस्टिगेट करता था। सेंट्रल ऑफिस नई दिल्ली। इट फुलफिल्स इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर द एनेक्स 13 ऑफ शिकागो कन्वेंशन 1944। तो शिकागो कन्वेंशन जो है वो सिविल एविएशन से संबंधित कन्वेंशन है जो कि 1944 में साइन किया गया था और इंडिया इज ए पार्टी ऑफ इट। इट फंक्शन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम। फंक्शन क्या है इसका? तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो क्या करता है कि इन्वेस्टिगेट ऑल एक्सीडेंट, सभी एक्सीडेंट को जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है। मेजर इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करता है जिसमें कि 2250 से ऊपर के एयरक्राफ्ट, 2250 kg के ऊपर के एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो या टर्बोजेट एयरक्राफ्ट का इंडिया में एक्सीडेंट हो तो इसको जो है इन्वेस्टिगेट करता है। क्लासिफाई करता है सेफ्टी ऑक्यूरेंस इन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट में कोई सेफ्टी ऑक्यूरेंस मतलब जो है सेफ्टी से कुछ वायलेशन हुआ है कि मतलब किस टाइप की सेफ्टी जो है वायलेशन हुआ है, सीरियस इंसिडेंट है क्या या केवल इंसिडेंट है, मतलब इस टाइप का जो है क्लासिफिकेशन करता है। एक तरीके से कैजुअलिटी को क्लासीफाई करता है। पब्लिशेस फाइनल रिपोर्ट फॉर ग्लोबल एविएशन अथॉरिटी, और अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करता है फॉर द ग्लोबल एविएशन अथॉरिटी के नाम पे। शिकागो कन्वेंशन क्या है उसको देखते हैं एक बार। तो ये कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन है। ये क्या है? शिकागो कन्वेंशन क्या है? इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन वाज साइंड इन शिकागो इन 1944 और 1947 में ये जो है इन्फोर्स किया गया, मतलब फोर्स में आ गया, लागू हो गया। पर्पज क्या था? टू इस्टेब्लिश रूल्स ऑफ एयर स्पेस, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन एंड सेफ्टी। 3 रूल्स ऑफ एयर स्पेस, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन और सेफ्टी। दूसरा क्या है पर्पज? टू प्रमोट कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन में कोऑपरेशन को प्रमोट करना। और इट ले द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अब जो है कोई क्रैश होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कैजुअलिटी होती है, तो वाई आर फॉरेन इन्वेस्टिगेटर्स इन्वॉल्व? तो फॉरेन इन्वेस्टिगेटर को क्यों इन्वॉल्व किया जाएगा अगर कोई इंडिया में क्रैश होता है, या मतलब विद इन इंडिया के अंदर भी अगर वो फ्लाइट का जो है मूवमेंट हो रहा है और अगर कैजुअलिटी हो जाती है, क्रैश हो जाता है, तो क्यों फॉरेन इन्वेस्टिगेटर को इन्वॉल्व किया जाए? देखिए, पहला कारण है कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन साइन इन 44 गवर्न ग्लोबल सिविल एविएशन सेफ्टी। और इंडिया में भी जो कानून बने हुए हैं वो ग्लोबल जो सिविल एविएशन सेफ्टी को लेकर के ही, चाहे उससे कंप्लायंस को होना चाहिए, ऐसे कानून बने हुए हैं। इट इज़ मॉनिटर बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन बेस्ड इन मॉन्ट्रियल। इसका जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट 13 ऑफ द कन्वेंशन आउटलाइन प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन एयर एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स। इट अलाउज पार्टिसिपेशन फ्रॉम द फॉरेन एजेंसी टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी इम्प्रूवमेंट। मतलब जो है वही ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर फॉरेन इन्वेस्टिगेटर अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो इसमें क्या है कि एक तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है, वो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होता है और एक दबाव होता है सेफ्टी के इम्प्रूवमेंट करने के लिए। मैनिपुलेशन नहीं हो सकता वो रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव द फोकस ऑफ द सच इन्वेस्टिगेशन इज ऑन आइडेंटिफाइंग कॉजेज नॉट असाइनिंग टू ब्लेम। और ओवरऑल जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस इन्वेस्टिगेशन का टू मतलब कारण को जानना, और कारण को जब जानेगा आदमी तो क्या होगा, इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो है इस इन्वेस्टिगेशन को किया जाता है, न कि इसको मतलब इसलिए किया जाता है कि नॉट असाइनिंग मतलब किसी के ऊपर ब्लेम करने के लिए जो है ये इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता। पर्पज एक्चुअल में होता है सुधार करना, और सुधार जो है जब हम जो कॉज जानेंगे एक्चुअल में कैजुअल एक्सीडेंट का, तब हम जाके सुधार कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है एक्चुअल में। जो ब्लैक बॉक्स क्या होता है एक्चुअल में, ये नाम जो है मिसनोमर टाइप का है। ब्लैक बॉक्स जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, जिसमें जो है फ्लाइट का पूरा डेटा, जैसे फ्लाइट लिफ्ट होने से लेकर के लैंडिंग तक के जो है पूरे उसके डेटा इकट्ठा होते हैं। इट्स ब्लैक बॉक्स वे रिट्राइव्ड अंडर द डेटा डाउनलोडेड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी लैब। ये मतलब जो है उसके जो डेटा इकट्ठा होते हैं वो डाउनलोड किया जाता है किसके द्वारा? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा। ब्लैक बॉक्स इज इलेक्ट्रॉनिकली फ्लाइट रिकॉर्डिंग डिवाइस इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट टू हेल्प इन्वेस्टिगेटर डिटरमाइन द कॉज ऑफ क्रैश टेक्निकल फेलियर। पेंटेड ब्राइट ऑरेंज कलर। देखिए ये जो है इसका कलर जो होता है ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है या थोड़ा येलो कलर का होता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉनिकली एक डिवाइस है जिसके डेटा को डाउनलोड करके रिकॉर्ड किया जाता है कि क्या क्या गतिविधियाँ हुई हैं। इट रिकन्स्ट्रक्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू एन एक्सीडेंट इन्हेंसिंग सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी।
तो ये एक मतलब जो सीक्वेंस को रिकंस्ट्रक्ट करता है, जिससे क्या है मतलब जो एक्सीडेंट के कारण हैं उनको एक तरीके से सीक्वेंस वे में जो है रिकंस्ट्रक्ट करता है, जिससे कि सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। मैंडेटरी इन ऑल कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट सिंस 1967 टू इम्प्रूव एयर सेफ्टी स्टैंडर्ड। 1967 के बाद जो है जितने भी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है सब में ये जो है कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, दो चीज़ें होती है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टाइटेनियम और स्टील एंड इंसुलेटेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम हीट, फायर, हाई स्पीड इम्पैक्ट एंड डीप सी प्रेशर। मतलब इस टाइप का डिज़ाइन होता है इसका कि एकदम एक्सट्रीम हीट, मतलब किसी कंडीशन में पूरा एयरक्राफ्ट भी अगर पूरा जल जाए, ख़त्म हो जाए, जैसा कि केस हुआ अहमदाबाद वाले एयरक्राफ्ट के साथ, तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में भी हाई स्पीड इम्पैक्ट हो तब भी, चाहे समुद्र के अंदर भी अगर चले जाए, डीप सी प्रेशर को भी झेल लेने की कैपेबिलिटी इसमें होती है। इस कंडीशन में भी अगर वो डैमेज नहीं होगा तब जाके एक्चुअली में हमको डाटा निकल पाता है। equipped with the ultrasonic beacon that emits signal up to 30 days to aid underwater recovery। मतलब इसमें ऐसा डिज़ाइन होता है कि अगर कहीं ये मतलब ऐसे जगह पे ब्लैक बॉक्स जो है वो जाके गिर गया और ट्रेस नहीं हो पा रहा है, तब भी 30 दिनों तक जो है अल्ट्रासोनिक जो है वेव्स निकलेंगे, सिग्नल एक तरीके से अल्ट्रासोनिकली सिग्नल ये देगा। और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा अल्ट्रासोनिक का, अगर मान लीजिए अगर सरफेस वगैरह पे है तब तो मिल ही जाएगा लैंड वगैरह पे, लेकिन डीप अंडर सी चला जाएगा अगर, तभी 30 दिनों तक जो है अल्ट्रासोनिक जो है बीकॉन जो है रिमूव होता रहेगा, जिससे इसको ट्रेस किया जाए। डिजाइन किसने किया था इसको, ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू मेक ब्लैक बॉक्स मैंडेटरी इन 1963। टुडे दे आर रिक्वायर्ड ऑन ऑल द कमर्शियल एयरक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड। सिग्निफिकेंस क्या है कि एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग बोथ टेक्निकल माल फंक्शनिंग एंड ह्यूमन एरर इन द एविएशन एक्सीडेंट। मतलब इसका सिग्निफिकेंट ये है कि इससे जो है हमको पता चलता है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो टेक्निकल एरर के चलते हुआ है, टेक्निकल माल फंक्शनिंग के चलते हुआ है, या कुछ ह्यूमन एरर भी इसमें शामिल है। तो ये हुआ हमारा पूरा जो है सिविल एविएशन से संबंधित जो है मतलब हमारा डिस्कशन, एविएशन सेफ्टी से संबंधित हमारा जो डिस्कशन। ब्लैक बॉक्स हमने डिस्कशन किया, फॉरेन इन्वेस्टिगेटर होते हैं, शिकागो कन्वेंशन, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, और मतलब जो है कौन कौन जो है पार्टी इसमें शामिल होती है इन्वेस्टिगेशन में और क्यों शामिल होती हैं। साथ ही साथ जो है इमरजेंसी के लिए जो है वो क्या फ्रिक्वेंसी होती है, 121.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर के और 243 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इमरजेंसी फ्रिक्वेंसी है एविएशन सेक्टर के लिए। तो ये वो हमारा मतलब इससे संबंधित टॉपिक का डिस्कशन। अगला टॉपिक हमारा पोर्टा केबिन। पोर्टा केबिन क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये पोर्टेबल टाइप का होता है। पोर्टेबल केबिन मतलब इसको शिफ्ट मोबाइल टाइप का होता है, ठीक है। और केबिन मतलब एक घर टाइप का ही होता है मेटल की बॉडी होती है, साथ में इसको लाइट वेट करने के लिए कुछ जो है इंसुलेटिंग टाइप का सामान जो है इसमें यूज किया जाता है। इंसुलेशन टाइप का सामान इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जैसे ऐसी जगहों पे स्थापित किया जाता था पहले कि जहाँ जैसे बहुत बड़े कोई प्रोजेक्ट आ रहे हो, बहुत बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हो और हो सकता है मे बी 3 से 4 साल कमीशनिंग में लग जाए उस प्रोजेक्ट को। तो जो कंपनियाँ उस प्रोजेक्ट को कमीशनिंग करती थी तो वो अपने स्टाफ इंजीनियर को जो रहने के लिए इस टाइप का पोर्टेबल केबिन जो है इस्टेब्लिश करती थी, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद फिर जब कहीं दूसरी जगह प्रोजेक्ट जाता था तो उसको वो शिफ्ट कर लेती थी। तो कंटेक्स्ट क्या, ये तो हुआ पोर्टा केबिन का एक जो है ब्रीफ। कंटेक्स्ट क्या है कि बिहार इनाग्रेटेड इट्स 4th सिविल एविएशन एयरपोर्ट एट पूर्णिया। तो बिहार में जो है 4th सिविलियन एयरपोर्ट जो है इनाग्रेशन हुआ है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, बिल्ट विद द प्री फैब्रिकेटेड, ठीक है। अब जो सिविलियन एयरपोर्ट है वो कैसे क्या, बिल्ट विद द प्री फैब्रिकेटेड पोर्टा केबिन अंडर द उड़ान स्कीम। तो उड़े देश का आम नागरिक एक स्कीम है, तो उस नियम के तहत मतलब उस स्कीम के तहत जो है पोर्टा मतलब जो है इसमें सिविल एविएशन एयरपोर्ट पुणे में जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो उसके लिए जो है प्री फैब्रिकेटेड मतलब पहले से बना करके पोर्टा केबिन जो है वहाँ इस्टेब्लिश किया गया है। उड़ान क्या स्कीम है, तो ये जो है उड़ान स्कीम 2016 में लॉन्च किया गया था सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। इट्स सब्सिडी मतलब ये क्या स्कीम है कि मतलब जो है आम आदमी को भी जो है फ्लाइट में उड़ने का मौका मिले, चाहे मतलब जो है छोटे छोटे जगहों पे भी फ्लाइट की कनेक्टिविटी हो जाए, उसके लिए ही उड़े देश का आम नागरिक स्कीम लागू किया गया था। इट्स सब्सिडाइज रीजनल फ्लाइट टू मेक एयर ट्रेवल अफोर्डेबल एंड कनेक्ट स्मॉलर ट्रैवल विद द मेजर सिटी। मतलब जो है फ्लाइट ऑपरेटिंग मोड जो है ट्रेवलिंग जो है उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए, साथ साथ स्मॉल टाउन को स्मॉल सिटीज़ को मेजर सिटी से कनेक्ट करने के लिए उड़ान स्कीम लागू किया गया था। पोर्टा केबिन क्या होता है, आर मॉड्यूलर बिल्डिंग मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम स्टील एंड पॉलीयूरेथेन फोम से बनता है ये, एंड देन ट्रांसपोर्टेड फॉर इंस्टॉलेशन एट द साइट। पॉलीयूरेथेन क्या होता है, इट इज ए लाइट वेट
फ्रॉम सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्या होता है ये? सिंथेटिक पॉलीमर से बनता है, पॉलीयूरेथेन, ठीक है। दैट ऑफर्स गुड बिल्डिंग इंसुलेशन, एक टाइप का मतलब बिल्डिंग में इंसुलेशन का कार्य करता है। अगर केवल मेटल बॉडी होगी तो विंटर हुआ चाहे समर हुआ तो एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम समर में जो है मतलब परेशानी से बचने के लिए जो है इसको एक तरीके से इंसुलेशन किया जाता है। बेनिफिट क्या है कि पोर्टा केबिन का ऑफर लो कॉस्ट टर्मिनल्स दैट कैन बी ऑपरेशनल विद इन ए वीक बाईपासिंग लैंड एक्विजिशन डिले। दे आल्सो इनेबल मॉड्यूलर एक्सपांसन, मतलब जो है एक घर बनाने के लिए जितनी भी दिक्कतें होती हैं लैंड एक्विजिशन से लेकर के कंस्ट्रक्शन से लेकर के ये सब दिक्कतों को मतलब प्रॉब्लम्स को बाईपास करके जो है ये पोर्टा केबिन का यूज किया जाता है। चैलेंजेस क्या होता है? ऑफर लिमिटेड ड्यूरेबिलिटी, स्पेस, एम्यूनिटीज़ एंड लैक प्रीमियम फैसिलिटीज़ एंड एस्थेटिक अपील, मतलब अच्छा नहीं दिखता है, प्रीमियम फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, तो मतलब इसके जो है चैलेंजेस है। ड्यूरेबिलिटी भी एक लिमिटेड तक ही है। स्पेस भी जो है मतलब एक स्टैंडर्ड स्पेस को फॉलो करता है, ये नहीं कि मतलब जो हम स्पेस को बढ़ा नहीं सकते हैं। प्रीवियस यूज एयरपोर्ट्स एट शिरडी इन महाराष्ट्र, हुबली एंड कालबुर्गी इन कर्नाटका एंड चित्रकूट इन द उत्तर प्रदेश आल्सो बिगिन ऑपरेशन यूजिंग सच केबिन्स, मतलब ये जो है पोर्टा केबिन का जो है प्रोजेक्ट और भी बहुत सारी जगहों पे लागू हो रहा है। तो ये मतलब जो है पोर्टा केबिन का यूज आप वैसे भी बता सकते हैं कि मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, चाहे मतलब जो है सभी को आवास देने वाली योजनाएं, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी योजनाएं जैसे घर शेल्टर देने के लिए, तो ये पोर्टा केबिन का जो है यूटिलाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजिंगम डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। कंटेक्स्ट क्या है कि प्रधानमंत्री पीएम इनॉग्रेटेड द विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट इन केरला। केरला में जो है इस सी पोर्ट का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया। मार्किंग इंडियाज एंट्री इनटू द डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, मतलब एक तरीके से जो है इंडिया की एंट्री हुई है किसमें? डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट। पहले लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे है ये जो है, ये देखिए ये लोकेशन है इसका, विजिंगम पोर्ट केरला में। और डीप सी मिशन क्या होता है? डीप मतलब जो है कोई भी पोर्ट है तो उसका मतलब ये है कि उस पोर्ट की गहराई जो है डेप्थ ज़्यादा है। डेप्थ ज़्यादा होने से जो है जो हाईएस्ट मतलब जो है बड़े बड़े कार्गो जो है, लार्जेस्ट चाहे बिगेस्ट कार्गो, हैवी वेट कार्गो जो है हैंडल करने में जो है ये पोर्ट जो है वो सूटेबल होते हैं। तो इंडिया इज आल्सो डेवलपिंग डी वाटर पोर्ट एट द वाधवान इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी जो है डीप वाटर पोर्ट जो है वो कमीशनिंग स्टेज में डेवलप हो रहा है। एंड अनदर मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज प्रपोज्ड इन ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में भी जो है एक मेगा जो है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? ये पार्ट वेयर कंटेनर आर ट्रांसफर्ड बिटवीन शिप एंड रूट, मतलब जो उसका शिप का जो रूट होता है एक तरीके से टू फाइनल डेस्टिनेशन क्रिटिकल फॉर द हैंडलिंग इंटरनेशनल कार्गो एफिशिएंटली। तो इंटरनेशनल कार्गो को एफिशिएंटली जो है मतलब जो हैंडल करने के लिए जो है ये डीप वाटर शिपमेंट पोर्ट जो है वो काफ़ी कारगर होते हैं, और वो ऐसे पोर्ट होते हैं जो मतलब स्टार्टिंग से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो है एक तरीके से मतलब सूटेबल होते हैं। और इंडियाज़ फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट क्या है? फॉर द डायरेक्ट हैंडलिंग ऑफ द कंटेनर ट्रांसफ़र बिटवीन वेसल्स विदाउट रूटिंग थ्रू द फॉरेन पोर्ट, मतलब जो है बड़े बड़े कार्गो जो है डीप वाटर शिपमेंट ट्रांसशिपमेंट का फ़ायदा ये है कि जो बड़े बड़े जो वेसल्स हैं वो जो है विदाउट किसी फॉरेन पोर्ट पे मतलब जो है तरीके से जो है रुकने के बजाय जो है सीधे जो है डेस्टिनेशन पे जो है वो तरीके से उनका शिपमेंट हो सकता है, जिससे जो टेक्निकल हाल्ट होता है रिफिलिंग वगैरह के लिए वो भी जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है। हैंडल्स अल्ट्रा लार्ज वेसल नेचुरल डेप्थ ऑफ 18 से 20 मीटर सपोर्ट लार्ज वेसल। और जो ये डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट होते हैं वो क्या है कि नेचुरल डेप्थ उन लोगों का 18 से 20 मीटर होता है, जिसके चलते जो है लार्ज सी को जो है वो सपोर्ट करते हैं। इनका ऑपरेशन जो है जो अभी ऑपरेशन जो विजिंगम जो सी पोर्ट है वो डेवलप मतलब जो है मॉडल क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पे जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो क्या है मोड उसका? एक तो डेवलप्ड अंडर लैंडलॉर्ड मॉडल। विथ लैंडलॉर्ड मॉडल में क्या है कि डिजाइन करना, बिल्ड बनाना, फाइनेंस करना, ऑपरेट करना एंड ट्रांसफर करना मॉडल इसमें एसोसिएटेड है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीनफील्ड पोर्ट इनिशिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ये पहला ग्रीनफील्ड पोर्ट है जो कि मतलब मेगा पोर्ट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया था। फीचर क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट सिस्टम, AI ड्रिवन कंट्रोल रूम एंड इंडिजीनियस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है।
लैंड लॉर्ड मॉडल क्या होता है, एक ये ऐसा मॉडल है जिसमें से गवर्नमेंट और पोर्ट अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या पोर्ट अथॉरिटी अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है तो वो रिटेन ओनरशिप, मतलब उस पोर्ट की जो ओनरशिप है किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास रहेगी, ऑफ द पोर्ट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जबकि जो प्राइवेट प्लेयर्स उसमें क्या करेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को क्या है, कोई एक टर्मिनल जो है उसको लीज पे दे देंगे। जैसे बहुत सारे टर्मिनल्स हैं पोर्ट पे, तो कोई भी टर्मिनल उसको लीज पे दिया जा सकता है। कार्गो को हैंडल करने के लिए लोडिंग अनलोडिंग ये सब चीज़ों को जो है वो तरीके से उसको आउटसोर्स करके चाहे प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है। और इट अलाउज पब्लिक कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक एसेट्स एंड प्राइवेट एफिशिएंसी इन ऑपरेशनल एंड इन्वेस्टमेंट। तो इससे पीपीपी मोड से क्या होता है कि एक तो स्ट्रेटेजिक एसेट है ये, तो स्ट्रेटेजिक एसेट पे जो है एक तो गवर्नमेंट का चाहे पब्लिक का कंट्रोल रह जाता है, एक प्लस पॉइंट हुआ। और दूसरा क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी है ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट में, तो वो यहाँ पे जो है उसका यूटिलाइजेशन भी हम कर लेते हैं पीपीपी मोड में। तो ये इसका एडवांटेज है। अब ये जो है डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र वाला जो स्कीम है, तो ये पीपीपी मोड का वेयर द प्राइवेट एंटिटीज मतलब उसको डिजाइन करता है, पोर्ट का डिजाइन करना, बनाना, उसको कमीशनिंग करना, ऑपरेट करना, ये 3 काम करने के बाद द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सेट ऑफ पीरियड। और कोई मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट में जैसे मान लीजिए 10 साल 20 साल 50 साल तक का एक ड्यूरेशन दिया हुआ है, जब तक कि उसकी पूरी कॉस्ट रिकवरी विथ प्रॉफिट वगैरह जो है निकल नहीं जाता, तब तक का जो टेन्योर होता है वो टेन्योर पूरा करने के बाद फाइनेंस द प्रोजेक्ट एंड देन ट्रांसफर इट टू बैक टू द गवर्नमेंट। और उसके बाद जो है इस गवर्नमेंट मतलब इसको इस पूरे जो है एसेट को जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट एंड। कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने के बाद जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इट रिड्यूसेस अप फ्रंट पब्लिक स्पेंडिंग। इसके चलते क्या होता है, जैसे देखिए आप कोई भी नया एक प्रोजेक्ट है, सी पोर्ट भी हुआ, एयरपोर्ट हुआ, हाईवे हुआ, तो इसका जो कमीशनिंग में जो खर्चा आना है, अप फ्रंट जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, उससे जो है गवर्नमेंट बच जाती है। अगर प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है तो वो पैसा लगा लेते हैं, चूँकि क्या है लैंड जो है एसेट वो तो गवर्नमेंट का है, तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे पैसा लगा देते हैं एंड ब्रिंग्स द प्राइवेट सेक्टर्स एफिशिएंसी इन द इन्वेस्टमेंट। पैसा भी लगा सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी का यूटिलाइजेशन करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी लाते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट से जो उनको रिटर्न मिल जाता है तो अपना रिटर्न वगैरह जो है ले लेने के बाद जो है अगेन जो है वो गवर्नमेंट को पब्लिक को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा विजिंगम डीप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से संबंधित हमारा डिस्कशन, इसका लोकेशन और क्या है और किस तरीके का जो है कमीशनिंग और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन क्या है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बुलेट ट्रेन से संबंधित जो है हमारा न्यूज है कि नेक्स्ट जनरेशन बुलेट ट्रेन E10 शिंकानसेन, E10 शिंकानसेन जो है एक टेक्नोलॉजी है बुलेट ट्रेन से संबंधित। तो ये जो है विल बी लॉन्च साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड जापान। मतलब ये टेक्नोलॉजी से संबंधित जो बुलेट ट्रेन है वो इंडिया और जापान में जो है एक साथ लॉन्च होगी। द बुलेट ट्रेन क्या है, द बुलेट ट्रेन आर हाई स्पीड रेल सिस्टम बिल्ड फॉर द स्पीड ओवर 250 किलोमीटर पर आवर। मतलब बुलेट ट्रेन का डेफिनेशन ये है कि ये हाई स्पीड रेल नेटवर्क का सिस्टम है जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होगी और प्रोवाइडिंग फास्ट इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन। और इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक तरीके का सबसे ये फास्ट कनेक्टिविटी मॉडल होगा। जापान का जो शिंकानसेन सिस्टम होता है इट ऑपरेशन सिंस 1964, ये 1964 से जो है ऑपरेशन में है जापान में। 250 किलोमीटर की स्पीड वाला जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जापान में 1964 से है। इंडिया में अभी तक जो है ये स्टार्ट नहीं हुआ है। सेट्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द हाई स्पीड रेल, और ये जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटअप करता है हाई स्पीड रेल के लिए। इट इज़ ए इंटीग्रेटेड हाई स्पीड रेल सिस्टम दैट फीचर क्या है इसका, डेडिकेटेड ट्रैक। मतलब इसका जो है जो हाई स्पीड जो ट्रेन होगी इस बुलेट ट्रेन, उसका जो ट्रैक सिस्टम होगा वो सेपरेट होगा, मतलब इस पर और कोई दूसरी जो है ट्रेनें नहीं चलेंगी, डेडिकेटेड ट्रैक होगा। स्ट्रीमलाइंड ट्रेन सेट, एडवांस्ड सिग्नलिंग, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, सेफ्टी मेजर्स। मतलब इसके की फीचर्स जो है ये है कि मतलब ये इन फीचर्स के चलते जो है ये चाहे इसके जो स्टाफ होंगे, क्रूज मेंबर होंगे, पायलट चाहे ड्राइवर बोलिए, सिग्नलिंग सिस्टम होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होगा, सेफ्टी मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इसको जो है मतलब जो है एक सेपरेट बनाते हैं इसकी टेक्नोलॉजी को और ये यूजफुलनेस को लेकर के। इंडिया में जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल को कनेक्ट करता है। ये इंडिया का जो फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो होगा वो 508 किलोमीटर लंबा होगा, कनेक्टिंग मुंबई एंड अहमदाबाद यूजिंग जापानी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी। तो शिंकानसेन टेक्नोलॉजी जो है जापान की, उसके माध्यम से मुंबई और अहमदाबाद को हाई स्पीड रेल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा जिसकी लंबाई 508 किलोमीटर की होगी।
2017 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। 2022 में इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के डेडलाइंस को एक्सटेंशन मिल गया है। कहाँ तक? 2028 तक। मतलब 2028 तक जो है बुलेट ट्रेन इंडिया में चालू हो जाना चाहिए। ऐसा जो है इस प्रोजेक्ट के तहत जो है एक्सटेंशन के बाद ऐसा हमको उम्मीद होनी चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड बाई जीका, मतलब जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है एक, जो कि टोक्यो बेस्ड है। तो जापान को जैसे किसी देश को फंडिंग करना होता है डेवलपमेंट के लिए, जो है कुछ लोन वगैरह, सॉफ्ट लोन वगैरह देना होता है, चाहे प्रोजेक्ट को डेवलप करना होता है, तो वो जो है इस जीका इंस्टीट्यूशन जो है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसके माध्यम से जो है सॉफ्ट लोन प्रदान करता है। तो इंडिया में ये जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, ये जीका मतलब जापानीज बैंक जो है, चाहे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, इसके माध्यम से जो है ये प्रोजेक्ट का जो है कमीशनिंग स्टेज में चल रहा है। इससे इस संस्था से इसको लोन मिला हुआ है। तो ये जो संस्था है 50 साल के लिए लोन दिया हुआ है, इज इम्प्लीमेंटिंग बाय इट्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस संस्था के थ्रू 50 साल का हमको सॉफ्ट लोन मिला हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो सॉफ्ट लोन क्या होता है? ये एक लो इंटरेस्ट लोन ऑफर टू अ सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय ईजिंग द रिपेमेंट बर्डन। ये सॉफ्ट लोन जो होता है वो लो इंटरेस्ट बेस्ड जो है लोन होता है, डेवलप्ड कंट्री द्वारा डेवलपिंग कंट्री को दिया जाता है। एक अमीर देश के द्वारा जो है उससे कंपेरेटिवली जो है थोड़ा मतलब जो है मिडिल इनकम कंट्रीज़ को जो है एज ए लोन दिया जाता है, और उसकी जो रिपेमेंट की पॉलिसी होती है वो बहुत आसान और लिबरल वे में होती है, जिससे कि जो है रिपेमेंट का बर्डन ज़्यादा न रहे। तो ये सॉफ्ट लोन जीका के द्वारा दिया गया है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के प्रोजेक्ट को लेकर के। प्रोजेक्ट का जो कंप्लीसन है 2028 में हो जाना चाहिए। 508 किलोमीटर का ये रेलवे का नेटवर्क होगा। क्या डिफरेंस है? मतलब जो है जापानी बुलेट ट्रेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो डेडिकेटेड ट्रैक होता है, स्ट्रीम लाइन ट्रेन सेट्स होते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, सेफ्टी मेजर्स वगैरह होते हैं। स्पीड क्या है बुलेट ट्रेन की डेफिनेशन वाइज? तो 250 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच। तो जो ट्रेन कोचेस हैं वो हाइड्रोजन के पावर के साथ चलेंगे। मतलब जो है जो एग्जिस्टिंग जो है डीजल, चाहे डीजल लोको होते थे, चाहे इलेक्ट्रिक लोको वगैरह होते हैं, तो उसको रिप्लेस करके हाइड्रोजन बेस्ड जो है ट्रेन का रनिंग जो होना चाहिए, उससे संबंधित जो है इंडिया का पहला प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इंडिया रेलवे टेस्टेड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच एट द ICF इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थित है। ये जो यहाँ पे जो है पहला जो है कोच का जो है हाइड्रोजन बेस्ड कोच का जो है टेस्टिंग कर लिया गया है। द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन फॉर द हेरिटेज रोल आउट प्रोग्राम। और ये जो प्रोजेक्ट है हाइड्रोजन बेस्ड जो है कोच का ट्रायल हुआ है, ये किस प्रोजेक्ट का पार्ट है? तो हाइड्रोजन फॉर द हेरिटेज एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत इस प्रोग्राम को रोल आउट किया गया है। मेन एजेंसी क्या है? तो इसको डेवलप करने के लिए जो मेन लीड एजेंसी जिसको बोला जाएगा तो वो RDSO है और नॉर्दर्न रेलवे। RDSO जो है रेलवे की जो है एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च डेवलपमेंट मतलब रिसर्च डिजाइन एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं RDSO, और प्लस नॉर्दर्न रेलवे, ये दोनों का ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ ज्वाइंटली डेवलप कर रहे हैं ये इस प्रोजेक्ट को। पायलट रूट क्या होगा? मतलब फर्स्ट जो रूट इसका चालू होगा तो जिंद और सोनेपेट के बीच में जो है ये ट्रेन चलेगी, मतलब डेली मतलब 2 ट्रिप जो है डेली इसमें होगी, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। RDSO क्या है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लीड टेक्निकल डिजाइन एंड परफॉर्मेंस वैलिडेशन। मतलब जो है ये रेलवे का मुख्यतः जो है ये कोई भी डिजाइन साइंटिफिक मतलब कुछ भी चीज़ें चेंज होती हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कुछ फॉर्मेशन वगैरह हुआ तो इस संस्था के द्वारा किया गया। एक तरीके से इसको बोला जाए तो रेलवे का ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज क्या है? इट्स एम्स टू डिप्लॉय 35 हाइड्रोजन ट्रेन। मतलब इसका मकसद ये है हाइड्रोजन फॉर द हेरिटेज कि 35 हाइड्रोजन ट्रेन ने जो है मतलब जो डिप्लॉय करना टू डीकार्बोनाइज हिल्स एंड हेरिटेज रेल रूट्स। मतलब जो इंडिया के जो हिल्स ट्रेनें चलती हैं, टॉय ट्रेनें चलती हैं, हेरिटेज रेल जो चलती है, तो उसको जो है डीकार्बोनाइज करना। मतलब वहाँ पर जो है आज भी डीजल ट्रेनें चलती हैं, तो डीजल ट्रेनों को रिप्लेस करके हाइड्रोजन बेस्ड जो है ट्रेन को मतलब यह यूज करना, तो उसको डीकार्बोनाइज करेंगे हम हिल एरिया और हेरिटेज ट्रेंड को। तो इसके लिए हाइड्रोजन फॉर द हेरिटेज प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। पेसो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स हाइड्रोजन स्टोरेज एंड फ्यूलिंग स्टैंडर्ड। तो इंडिया में कौन रेगुलेट करता है हाइड्रोजन के स्टोरेज और फ्यूलिंग सिस्टम को? तो पेसो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है ये किया जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी के बारे में एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ आपको। ये क्या है? जैसे कि फ्यूल सेल एक होता है, ठीक है। फ्यूल सेल सिस्टम इनेबल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम द हाइड्रोजन विदाउट डायरेक्ट कंबशन। मतलब फ्यूल सेल सिस्टम होता है, उसमें जो है बिजली का जनरेशन जो होता है वो हाइड्रोजन के द्वारा होता है। क्लीन रिएक्शन, मतलब कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो इसका जो रिएक्शन होता है क्लीन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। इसमें एक ही चीज़ होता है, ये इस फ्यूल सेल, जैसे ये फ्यूल सेल है,
ये मेम्ब्रेन का काम करता है। फ्यूल सेल जो है ये एक मेम्ब्रेन का कार्य करता है। इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन से जो है वो वही बिजली का मूवमेंट होता है, फिर बाद में ही आकर के मिल जाता है, और फिर बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल करके केवल इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो मतलब बाई प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है, वो वाटर वेपर के रूप में डिस्चार्ज होता है। प्योरली जो है क्लीन एनर्जी है, तो इसीलिए जो है इसके गवर्नमेंट फोकस कर रही है। द ओनली बाई प्रोडक्ट इज वाटर। नो कंबशन प्रोसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोकेमिकली विदाउट बर्निंग हाइड्रोजन फ्यूल। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल का बर्निंग नहीं होता है, एक तरीके से जो है इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है इसमें पावर जनरेशन होता है, बिजली का जनरेशन होता है, और उससे जो है मतलब जो है जो बिजली का यूटिलाइजेशन करके जो है कोच का मूवमेंट वगैरह होता है। फ्यूल सेल टाइप क्या होता है? प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स। जैसा कि बताया कि जो फ्यूल सेल टाइप होता है तो वो प्रोटॉन के एक्सचेंज का मेम्ब्रेन होता है। फ्यूल सेल आर यूज टू जनरेट ट्रैक्शन पावर। एनर्जी कैरियर क्या है इसमें? इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग अदर फ्यूल्स। इट इज एनर्जी कैरियर नॉट एन एनर्जी सोर्स। मतलब ये एनर्जी कैरियर का काम करता है, एनर्जी का सोर्स नहीं होता है, बस एनर्जी का जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है। बेनिफिट क्या है हाइड्रोजन पावर ट्रेन का? तो एक तो जीरो एमिशन होगा। ऑनली बाई प्रोडक्ट क्या है इसमें? हमारा वाटर वेपर है, ठीक है। नॉइज रिडक्शन, फ्यूल सेल प्रपल्सन लोअर नॉइज लेवल कंपेयर टू द डीजल लोकोमोटिव। डीजल लोकोमोटिव का जो नॉइस है उसके कंपेरेटिवली जो है यहाँ जो फ्यूल सेल का जो प्रपल्सन सिस्टम होता है वहाँ से नॉइस अगर मतलब जो है इवोल्यूट भी होता है, नॉइस अगर निकलता भी है तो उसका लेवल बहुत जो है कम होता है कंपेरेटिवली डीजल लोकोमोटिव के। एनर्जी डेंसिटी क्या है? तो हाइड्रोजन को तो हम वैसे भी मानते हैं कि मतलब जो है हाईली एनर्जेटिक होता है। मतलब वेट के हिसाब से अगर हाइड्रोजन की एफिशिएंसी देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जो है कैलोरीफिक वैल्यू वेट के हिसाब से हाइड्रोजन की होती है। तो हाइड्रोजन स्टोर्स हाई एनर्जी पर किलोग्राम। अगर केजी के हिसाब से देखा जाए तो हाई एनर्जी पर किलोग्राम अलाउंग लॉन्गर जर्नी विथ लेस फ्यूल। मतलब कम फ्यूल के साथ जो है लंबी जर्नी भी तय की जा सकती है। तो ये हुआ हाइड्रोजन बेस्ड जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाइड्रोजन बेस्ड पावर ट्रेन कोच जो है उससे संबंधित हमारा न्यूज़।